नमस्कार साथियों, आरटीआई की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का सेक्शन 7 एंड 8। लास्ट लेक्चर सीरीज में हमने सेक्शन 5 एंड 6 को देखा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले उसे देख लें। हम आरटीआई का सेक्शन 7 देखेंगे जो कि डील करता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट का निपटारा कैसे की जाएगी वो हम जानेंगे सेक्शन 7 से। साथ ही इस पूरे एक्ट का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेक्शन 8 में है। तो सेक्शन 8 जो कि बताता है एग्जाम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मेमोराइज कर लेने चाहिए। आप इसे नोट डाउन कर लो, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। हम सेक्शन 8 को भी इलोबरेटली देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्ट। तो हम सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजो टू subsection 2 of section 5 or the proviso to subsection 3 of section 6, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall as expeditiously as possible and in any case within 30 days of the receipt of the request either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the requests specified in section 8 and 9। तो जान लेते हैं इसका मीनिंग। सेक्शन 7 का सबसेक्शन कहता है कि सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में और सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 में जो भी प्रयुक्त हो, यानी कि जो भी दिया हो, सेंट्रल का पीआईओ यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट का पीआईओ एज द केस में भी, जैसा भी मामला हो, अगर किसी व्यक्ति ने सेक्शन 6 के अंडर में अगर रिक्वेस्ट की है इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो क्या करेगा, जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो वो 30 डेज के भीतर उस व्यक्ति से एक प्रिस्क्राइब पेमेंट लेके, यानी कि जो पेमेंट फिक्स की गई है, यानी कि जो प्रिस्क्राइब की गई है, उस पेमेंट को रिसीव करके उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देगा। या फिर क्या करेगा कि उस व्यक्ति को सेक्शन 8 एंड 9 का हवाला देके उसके रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, यानी कि अस्वीकार कर देगा या डिक्लाइन कर देगा। राइट, फिर से मैं बता देती हूँ इसे। सेक्शन 7 दो बात कहता है। दो बात कौन सी? एक तो पहला नंबर कहता है कि सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में और सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 में जो भी हो, स्टेट का और सेंट्रल का जो पीआईओ है वो क्या करेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने सेक्शन 6 के अंडर कोई रिक्वेस्ट मांगी है किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो वो क्या करेगा, 30 डेज के भीतर उसको या तो इंफॉर्मेशन दे देगा एक प्रिस्क्राइब फी लेने के बाद, या फिर क्या करेगा या फिर उसे उसके रिक्वेस्ट को क्या करेगा, डिक्लाइन कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, जो कि सेक्शन 8 एंड 9 में एग्जेम्पशन दिए गए हैं, यानी कि कुछ रीजन स्पेसिफाइड है, उसका हवाला देके रिजेक्ट कर देगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंफॉर्मेशन सॉट फॉर कंसर्न इन द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। जैसा कि पिछले भी सेक्शन में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी के लाइफ और लिबर्टी से हो, यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन मृत्यु से या उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसे 48 आवर्स के भीतर उस रिक्वेस्ट को उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसेक्शन 2। इफ the central public information officer or state public information officer, as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under subsection 1,
The central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request. Okay, तो सबसेक्शन 2 कहता है कि सेंट्रल का पीआईओ या स्टेट का पीआईओ एज द केस में भी, या कोई भी मामला हो, अगर किसी व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की है और अगर वो यानी कि सेंट्रल का पीआईओ अगर डिसीजन को देने में फेल हो जाता है विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 के अंडर जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है, अगर उस समय सीमा के भीतर अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन देने में फेल हो जाता है तो ये माना जाएगा कि सेंट्रल का पीआईओ या स्टेट का पीआईओ ने इस इंफॉर्मेशन को देने से नामंजूर कर दी है। अब हम जान लेते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में। सबसेक्शन 3, where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request giving. Clause A. The details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculation made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under subsection 1, requesting him to deposit the fee and the period intervening between the dispatch of the said intimation and payment of the fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of 30 days referred to in that subsection. Clause B. Clause B. Information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided, including the particulars of the appellant authority, time limit, process and other forms. अच्छा, तो हम सबसेक्शन 3 का मीनिंग जान लेते हैं। जहां इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने की कॉस्ट जो है किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने का अगर निर्णय लिया जाता है, वहाँ पर सेंट्रल का पीआईओ यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन जैसा भी मामला हो, अनुरोध करने वाले व्यक्ति यानी कि जो रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना भेजेगा। यानी कि ये क्लॉज ए और क्लॉज बी क्या कहता है हम देख लेते हैं। सो क्लॉज ए, इसके द्वारा निर्धारित जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की जो लागत है यानी कि जो कॉस्ट है उसको दर्शाने वाली अतिरिक्त शुल्क का ब्यौरा देगा। साथ ही की गई गणना जो कि सबसेक्शन 1 में दिया गया है, जहाँ पर कि निर्धारित शुल्क यानी कि जो भी पेमेंट है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 उसे भी निर्धारित करेगा। उसके बाद जो सेंट्रल का पीआईओ है या स्टेट का पीआईओ है वो उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट करेगा पेमेंट को जमा करने के लिए। साथ ही अगर उस व्यक्ति के पास पैसे अरेंजमेंट करने के लिए उस व्यक्ति को अगर 10 डेज और भी एक्स्ट्रा चाहिए या 15 डेज एक्स्ट्रा चाहिए तो वो एक्स्ट्रा समय मांग सकता है पीआईओ से। ओके, बट ये 10 डेज जो पैसे अरेंजमेंट का समय है इसे 30 डेज में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि 30 डेज में ये 10 डेज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये डेज को अलग रखा जाएगा। ओके, तो ये 10 या 15 डेज जो वो पैसे अरेंजमेंट के लिए मांगता है तो इस डेज को एक्सक्लूड करने के बाद 30 डेज। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लॉज बी। अच्छा, तो क्लॉज बी में बता रहा है कि जो भी फीस ली गई है, जो अमाउंट ली गई है वो, या फिर जो भी एक्सेस के प्रकार है
निर्णय की समीक्षा करने के संबंध में उस व्यक्ति के जो भी राइट्स हैं उससे संबंधित जानकारी देंगे। साथ ही इसमें अपीलेंट जो अथॉरिटी है उसकी समय सीमा, प्रक्रिया और किसी अन्य रूप में विवरण शामिल है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसेक्शन 4, where access to the record or a part thereof is required to be provided under this act and the person to whom access is to be provided is censorily disabled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for inspection. Okay. So जहाँ पे इस अधिनियम के अधीन किसी भी पार्ट में यानी किसी भी भाग तक जो है व्यक्ति का एक्सेस होना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि एक्सेस नहीं पा रहा है, असमर्थ है एक्सेस करने में, तो जो सेंट्रल के पीआईओ है या स्टेट के पीआईओ है वे उसकी मदद करेंगे ताकि वे इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर पाए। ओके, तो सूचना को जो अधिकारी है वे क्या करेंगे, सूचना तक पहुंचने को सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, जिसके अंतर्गत इंस्पेक्शन के लिए भी यानी कि निरीक्षण के लिए भी समुचित सहायता प्रदान करना भी होगा उन्हें। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसेक्शन 5, वेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड इन द प्रिंटेड or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of subsection 6, pay such fee as may be prescribed. Okay, तो 5 कहता है जहां पर इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करने के लिए मुद्रित या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर प्रदान की जाएगी, तो जो अपीलेंट है यानी कि जो आवेदक पर्सन है, मतलब जो आवेदन कर रहा है, वो सबसेक्शन 6 के प्रोविजन के अधीन रहते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। जो प्रिस्क्राइब पेमेंट है उसे क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। साथ ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट द फी प्रिस्क्राइब अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 1 and 5 ऑफ सेक्शन 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the person who are of below poverty line as may be determined by the appropriate government. Okay. तो एक शर्त रखी गई है यहाँ पे, एक कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी ले सकता है या फिर प्रिंटेड फॉर्म में ले सकता है, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। ये कंडीशन है बशर्ते कि सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 के तहत जो भी निर्धारित शुल्क है यानी कि प्रिस्क्राइब पेमेंट है, और सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 के तहत प्रावधान जो दिए गए हैं वो उचित होने होंगे। ठीक है, और ऐसी कोई फीस नहीं ले जाएगी जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, जैसा कि उपयुक्त द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ओके, तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बीपीएल्स हैं, उनसे कोई किसी भी प्रकार की फी चार्ज नहीं की जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो अब हम सबसेक्शन 6 देख लेते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 5, the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority failed to comply with the time limit specified in subsection 1. Okay, तो 6 कहता है कि सबसेक्शन 5 में किसी भी बात के होते हुए भी इंफॉर्मेशन के लिए अनुरोध करने पर जो इंफॉर्मेशन है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी यदि कोई लोक प्राधिकारी अगर सबसेक्शन 1 में
जो निर्दिष्ट टाइमलाइन है उस टाइमलाइन को अगर फॉलो नहीं करता है या फिर उस टाइमलाइन की अनुपालना करने में असफल रहता है तो वो फी वो व्यक्ति नहीं भरेगा, बल्कि जो सेंट्रल का या स्टेट का पीआईओ है वो भरेगा। ओके, तो आप सीधी सी इसका ये मीनिंग है कि अगर स्टेट का या सेंट्रल का पीआईओ अगर किसी भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देने में 30 डेज से डिले करता है तो उसका जो फी होगा, जो चार्ज होगा, वो सेंट्रल पीआईओ या स्टेट पीआईओ को ही भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ओके, तो सब सेक्शन 7 देख लेते हैं। Before taking any decision under subsection 1, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11. Okay, तो subsection 7 कहता है कि सबसेक्शन 1 के अधीन कोई भी अगर निर्णय ली जाएगी तो वो निर्णय लेने से पूर्व जो सेंट्रल का पीआईओ है या स्टेट का पीआईओ है या जैसा भी मामला हो इस संबंध में कार्रवाई करेगा। ओके, बट सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी की अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो देता है तो वो पहले थर्ड पार्टी से क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा, उसकी कंसिडरेशन लेगा, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएगा। राइट, नेक्स्ट 8, वेयर अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर as the case may be shall communicate to the person making the request. Clause 1. The reason for such rejection. Clause 2. The period within which an appeal against such rejection may be preferred. And Clause 3. The particulars of the appellant authority. Okay, तो अब हम जान लेते हैं सेक्शन 8 की। ओके, तो जहाँ सब सेक्शन 1 के अधीन जो भी अनुरोध यानी कि जो भी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया जाता है वहाँ पर जो केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी हैं या फिर स्टेट के जो सूचना अधिकारी हैं या जैसा भी मामला हो, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचित करेंगे। क्या क्या सूचित करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लॉज 1, 2 एंड 3 में बताया गया है। क्या क्या सूचित करेंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा जो रिजेक्शन किया है उस रिजेक्शन का रीजन बताएंगे। रीजन फॉर सच रिजेक्शन, ऐसे रिजेक्शन का रीजन। 2 कहता है कि उस व्यक्ति को वो अवधि, वो टाइम लाइन भी बतानी होगी जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सके। ओके, तो अपील कितने दिनों के भीतर की जाएगी ये पीरियड भी बताना है। नेक्स्ट है 3 नंबर, जिसमें अपीलेंट अधिकारी जो है उसका विवरण यानी कि उसका पर्टिकुलर्स। ओके, अभी हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं 9, जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्लॉज है। सो सब सेक्शन 9, एन इंफॉर्मेशन shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in request. ओके, तो 9 बोलता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सामान्यतः मतलब जनरली उसी रूप में प्रदान की जाएगी जिस रूप में मांगी गई हो, जब तक कि उससे पब्लिक लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनुचित रूप से दुरुपयोग ना हो, वह या फिर वह क्या हो, प्रश्नगत ना हो, या फिर वो सूचना सुरक्षा या फिर परीक्षण के लिए हानिकारक ना हो। ओके, तो ये कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन
ओके, तो फिर अब हम देख लेते हैं सेक्शन 8 जो कि इस एक्ट का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हम देख लेते हैं सेक्शन 8 जो कि डील करता है एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई भी स्टेट या सेंट्रल का पीआईओ अगर आपको इंफॉर्मेशन देने से मना करता है तो ये सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग तो आप वहाँ पे अपनी लॉ के पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये सारे जो है ये कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है, इसलिए ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या रहेंगे, एग्जैम्प्ट रहेंगे, यानी कि ये सारे इन्फॉर्मेशन देने की मनाही होगी। ओके, सो देख लेते हैं सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग contained in this act there shall be no obligation to give any citizen। ओके, तो ये पॉइंट कह रहा है कि इस एक्ट या फिर इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी भी सिटीजन को निम्नलिखित देने की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि ये सारे पॉइंट्स जो है ये सारे पॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लॉज ए इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific, or economic interest of the state, relation with foreign state, or lead to incitement of an offense। ओके, तो इस क्लॉज का मीनिंग जान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके प्रकटन से यानी कि जिसको दे देने से भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा या उसकी सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या विदेशी राज्यों के साथ संबंध पर प्रतिकूल असर पड़े या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा। ओके, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लॉज बी इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court। सो बी कहता है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे किसी कोर्ट ने यानी कि न्यायालय ने या ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकाशित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया हो या जिसके प्रकट करने से न्यायालय की अवमानना हो यानी कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं सी, क्लॉज सी इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऐसी कोई भी सूचना जिसके प्रकटन से सांसद जो संसद होती है यानी कि अपना पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल के जो प्रिविलेज मिले हैं यानी कि जो विशेषाधिकार मिले हैं उसका उल्लंघन होगा, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं डी, क्लॉज डी देख लेते हैं information including commercial confidence, trade secret or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrant the disclosure of such information। Okay, तो ये क्लॉज कह रहा है कि कोई भी कमर्शियल कॉन्फिडेंस यानी कि वाणिज्यिक विश्वास या व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके प्रकटन से थर्ड पार्टी की कॉम्पिटेटिव सिचुएशन यानी कि उसकी प्रतिस्पर्धात्मक जो स्थिति है उसका नुकसान पहुंचे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यानी कि जो अपीलेंट अथॉरिटी है वो ना संतुष्ट हो जाए कि ये सार्वजनिक हित में ऐसी सूचना का प्रकटन आवश्यक है। यानी कि ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति की जो कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं दी जाएगी, नहीं तो उसके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा, है ना। तो क्या की जाएगी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगर उसे ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन देना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, अगर वो सेटिस्फाइड होगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या पब्लिक इन लार्ज के लिए डेंजर है,
तो वो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन लीक करेगा, प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं क्लॉज ई। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन in his fiduciary relationship unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information। ओके, तो क्लॉज ई कहता है किसी व्यक्ति को उसके विश्वासी रिश्ते में उपलब्ध इंफॉर्मेशन जब तक कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो संतुष्ट ना हो जाए कि ये सार्वजनिक हित के लिए ऐसी सूचना का खुलासा आवश्यक है। ओके, अगर वो समझता है, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझता है कि थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन पब्लिक एट लार्ज के लिए आवश्यक है, उसे खुलासा करना ही चाहिए, तो वो प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट वन हम क्लॉज ई देख लेते हैं। Clause E, information available to a person in his fiduciary relationship unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information। So, किसी व्यक्ति को उसके fiduciary relationship यानी कि वैश्वासिक जो एक रिश्तेदारी होती है जिसमें कि विश्वास का रिश्ता होता है, उसमें अगर सूचना प्रोवाइड की जाती है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो तब तक उसे प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक कि इस बात से वो संतुष्ट ना हो जाए कि ये सार्वजनिक हित में ऐसी सूचना का खुलासा आवश्यक है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगेगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तभी वो डिस्क्लोज करेगा, नहीं तो वो किसी भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज या प्रकटन नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं क्लॉज एफ। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। ओके, विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त की गई इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्लॉज जी। Information the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes। ओके, तो हम देख लेते हैं जी। इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई इंफॉर्मेशन या सहायता के स्रोतों की पहचान हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात है, इसलिए इंफॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम Clause H, information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders। ओके, तो H कह रहा है ऐसी सूचना जो जांच, गिरफ्तारी या आरोपियों के अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे। ओके, नेक्स्ट वन कैबिनेट पेपर including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers। So, I कहता है कि मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के जो अभिलेख है उनके सहित जो कैबिनेट पेपर्स हैं, ओके, इन सभी पेपर्स को भी डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं provided that the decision of Council of Ministers, the reasons thereof, and the materials of the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete or over। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोवाइजो है जो कि कह रहा है कि परंतु यह कि मंत्री परिषद के जो भी डिसीजन हैं उनके कारण तथा जो भी उनके इंग्रेडिएंट हैं जिसके आधार पर निर्णय लिया जा रहा है उन सारे
जो भी निर्णय है तथा उसके जो मामले हैं वो पूरा हो जाने या समाप्त होने के पश्चात ही सार्वजनिक किए जाएंगे। यानी कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं मंत्री परिषद में यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो वो डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं ये डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसे पब्लिकली किया जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। Provided further that those matter which come under the exemption specified in this section shall not be disclosed. ओके आगे यह भी प्रावधान है कि इस धारा में विनिर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आने वाले विषयों का खुलासा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest or which would cause unwarranted invasions of the privacy of the individual unless the central public information officer or the state public information officer or the appellant authority, as the case may be, is satisfied that the large public interest justified the disclosure of such information. ओके तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम। ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है यानी कि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसके डिस्क्लोजर से किसी सार्वजनिक गतिविधि यानी कि किसी पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक हित में यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट से कोई संबंध नहीं है यानी कि किसी भी पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, या जिससे व्यक्ति की पर्सनल जो निजता पर अनवारंटेड इन्वेशन यानी कि अनावश्यक आक्रमण होगा, जब तक कि सेंट्रल का पीआईओ या स्टेट का पीआईओ या अपील अथॉरिटी जो है, जो अपील अधिकारी है, जैसा भी मामला हो, इस बात से सेटिस्फाइड न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के डिस्क्लोजर को उचित ठहराता हो। राइट, तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि पब्लिक अथॉरिटी ये चेक करेगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं है अगर कोई व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ओके, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट से कोई संबंध नहीं रखता हो, तो वो जो पीआईओ है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। बट अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक एट लार्ज को जानना ज़रूरी है, अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन हो तो पीआईओ जो है वो उसे डिस्क्लोज कर देगा इन्फॉर्मेशन को। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। Provided that the information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person. परंतु यह कि जो सूचना संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं की जा सकती, उसे किसी व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट वन हम देख लेंगे। 2. Notwithstanding anything in the Official Secret Act 1923 nor any of the exemption permissible in accordance with subsection 1, a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest. ओके, तो हम इसका मीनिंग जान लेंगे कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है जो है, इसमें दी गई किसी बात के होते हुए भी या फिर सब सेक्शन 1 के अनुसार किसी भी छूट के होते हुए भी, यानी कि कोई भी एग्जम्पशन होने के बावजूद भी कोई लोक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी रूप में सूचना को दे, यदि डिस्क्लोजर से सार्वजनिक हित सुरक्षित हितों को होने वाली हानि से अधिक है, ओके, तो वो इंटरेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसे नहीं देगा। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए
clause C and clause I of subsection 1 any information related to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened 20 years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section. Okay, तो अब हम देख लेते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में, क्लॉज सी में एंड क्लॉज आई में, ओके, इसमें कुछ भी दिया हो, इसके अधीन रहते हुए भी कोई भी घटना या कोई भी मामला जो तारीख से 20 साल पहले हुई हो, ओके, जिस पर सेक्शन 6 के तहत कोई अनुरोध किया जाता है यानी कि कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके तहत रिक्वेस्ट करने वाले व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। ओके, सो इसका मीनिंग है कि जो इन्फॉर्मेशन है अगर 20 साल पुरानी हो तो वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। प्रोवाइडेड that where any question arises as to the date from which the said period of 20 years has to be computed, the decision of central government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this act. So इसमें कह रहा है, परंतु जहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वो जो 20 वर्ष है उसकी अवधि किस तारीख से प्रारंभ की जाएगी, वहाँ कोई भी गणना इस बारे में केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। सामान्य अपील के अधीन इस अधिनियम को प्रावधान किया जाएगा। राइट, तो जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका डिसीजन होगा कि वो जो तारीख है 20 साल पहले, वो तारीख, उसका निर्णय आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। Thank you.